नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स की हमने बात शुरू की थी। उनका जीवन परिचय, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या उनकी रचनाएं थी, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उनके मार्क्सिज्म के 4 जो हमने प्रमुख सिद्धांत बताए थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, तीसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, और उसको आगे बढ़ाते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन 3 चीज़ों के बारे में उन्होंने किस प्रकार से समझाया। ये द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत मार्क्स ने हीगल से लिया है। हीगल के इस सिद्धांत से वो प्रभावित थे और अपना जो थ्योरी है उसको समझाने के क्रम में उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेहूं का जो पौधा है उसके उदाहरण से इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि जो वर्तमान स्थिति होती है उसको उन्होंने वाद कहा, और उस समय के क्रम में या प्रॉब्लम्स जो भी आती रहती हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं समय के क्रम में, उनके बाद जो विरोध उत्पन्न होता है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसको उन्होंने प्रतिवाद का नाम दिया। और उन सब चीज़ों को शामिल करके, यानी कि जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल करके जब उसको सिस्टम में मर्ज कर लिया जाए, सिस्टम में उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, सिस्टम में वो चीज़ें जुड़ जाएं, वो स्थिति हो जाती है संवाद। और ये संवाद की स्थिति ये कुछ समय के पश्चात वापस से ये वाद की स्थिति का रूप ले लेती है। तो गेहूं के पौधे से जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया उसको हम देखते हैं। गेहूं का दाना जो है उन्होंने वाद बताया। जब भूमि में हम इसे बो देते हैं तो ये गलकर नष्ट होकर के ये अंकुरित होता है, और इसके पश्चात पौधा जो है वो सामने हमको दिखाई देता है। पौधा जो गेहूं का दाना हो गया वाद, और ये जो प्रक्रिया चली, यानी कि दाना जब नष्ट हुआ अंदर ज़मीन में जा कर के, जो ये गला, और जो समय के क्रम में पृथ्वी, पानी पड़ा उसके ऊपर और मिट्टी के साथ सब कुछ होकर के जब ये पौधे के रूप में बाहर निकला, तो उस स्थिति को पौधा जो बाहर आया उस स्थिति को उन्होंने दूसरा चरण यानी कि प्रतिवाद कहा। फिर तीसरे चरण में पौधे में जब वापस से गेहूं की बाली आती है, गेहूं का दाना बनता है और पौधा फिर सूख करके नष्ट हो जाता है, ये तीसरा चरण जो है उन्होंने संवाद बताया। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया जो कि कार्ल मार्क्स ने जिस एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया। हम इसको एक, आपने जो ये मतदान की जो हमारी आयु होती है वो है अभी 18 वर्ष, पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी। तो 21 वर्ष की जब आयु थी उस स्थिति को माना जाए वाद। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। इसमें धीरे धीरे जब सोसाइटी से, पॉलिटिकल सिस्टम से, इंटेलेक्चुअल से जब ये मांग उठने लगी कि 21 की बजाय मतदान करने की उम्र यानी कि वोट डालने की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया जाना चाहिए, तो ये जो मांग उठी और उस मांग के उठने के बाद में जो ये प्रोसेस चला, यानी कि अचानक से ओवरनाइट तो ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता कि आज ये मांग उठी और कल सुबह जो है ये चीज़ इस पर चर्चा चले और ये जो कानून बन जाए, ये पार्लियामेंट में ये चीज़ें सब पास हो जाएं। अचानक से नहीं होता, सब चीज़ों में समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया जो है वो हो गई प्रतिवाद। फिर जब ये संसद से सब ये पारित हो गया, जब राष्ट्रपति के साइन हो गए और उसके बाद में जब ये एक कानून बन गया कि हाँ, अब मतदान करने की यानी कि वोट डालने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है, इस चीज़ को संवाद मान लिया जाता है। जैसे अब हमने बात की वाद, प्रतिवाद और संवाद के उसमें क्रम में, तो इसको संवाद मान लिया जाए। अब ये चूंकि अब इस स्थिति को बहुत साल बीत चुके हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से हम मतदान की उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी है, तो ये इस चीज़ को एक लंबा समय निकल चुका है। तो ये जो स्थिति है 18 वर्ष की आयु में मतदान, ये स्थिति अब वाद बन चुकी है। इसके पश्चात यदि मान लीजिए, भविष्य में हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अगर प्रिज्यूम करने की कोशिश करें कि ये कभी भविष्य में जाकर के ये मांग उठे कि
ये उम्र जो है 19 कर दी जानी चाहिए, या 20 कर दी जाए, या 16 कर दी जाए, या 17 कर दी जाए, जिस भी प्रकार की मांग उठे वो स्थिति हो जाएगी फिर प्रतिवाद। यानी कि जब सोसाइटी के अलग अलग पोर्शन से, अलग अलग सेक्शन से ये मांग अगर उठती है, इसमें किसी भी प्रकार की या कोई भी प्रकार का जो नया डिमांड उठती है, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसके पहले की जो स्थिति थी वो थी वाद। अब ये जो परिस्थिति है सामने, ये हो गई प्रतिवाद। इसके बाद में जो निकल करके आएगा, मतलब फैसला जिस भी पक्ष में होगा, किसान आंदोलन वापस हो जाता है या किसानों की कितनी मांगे मानी जाती हैं, कितना सरकार किसानों को आश्वासन दे करके सेटिस्फाई कर पाती है, जो भी स्थिति बनेगी, जो भी आगे का सिनेरियो जो भी हमारे सामने चीज़ों को लेकर के आएगा, समय जो भी आगे दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ें अब फाइनल हो गई हैं, किसान आंदोलन समाप्त हो जाए, वो स्थिति कही जाएगी संवाद। और उस स्थिति को जब समय का काफ़ी समय के बाद में वो स्थिति जब वाद का रूप धारण कर लेगी, तो इसके इन दो उदाहरणों से, जैसे एक तो कार्ल मार्क्स ने जो गेहूं के दाने का उदाहरण बताया, मैंने आपको मतदान की आयु का उदाहरण बताया, फिर जैसे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में जो मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है, इन शब्दों के असली अर्थ क्या है, मायने क्या है, वो मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में इसमें आगे हम चर्चा करें कि हीगल ने जो बात की थी द्वंद्वात्मकता की, वो बात थी पूरी तरह से आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में, और जब कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं पूरी तरह से आर्थिक तत्व के बारे में। यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो मूल धारणा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका, कार्ल मार्क्स का, उसमें वो ये मानते हैं कि विश्व का आधार जो है वो भौतिक तत्व या पदार्थ है। तो उन्होंने पूरी तरीके से आर्थिक तत्व क्यों माना, तो वो मैंने जीवन परिचय में या इनका जो भी लाइफ स्ट्रगल रहा, जो भी इनका सारी चीज़ वो रही, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि व्यक्ति के जो भी तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं, जो भी उस समय व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन चीज़ों से होकर के गुजरता है, कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं क्या, तो उन सभी चीज़ों का, देश काल की परिस्थिति, इन सभी चीज़ों का उसके चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वो चीज़ें उसके सारे थॉट्स को रेगुलेट करती हैं, और इन सब चीज़ों के बाद में जो चिंतन निकल के सामने आता है वो एक उसका आकार ले लेता है। तो ये एक तरीके से पूरी तरह से उनका जो चिंतन बेस्ड है, जो आर्थिक तत्व की जो प्रधानता है कार्ल मार्क्स के पूरे थ्योरी में, पूरे मार्क्सिज्म में जो आर्थिक तत्व की प्रधानता है, वो एक बहुत बड़ा कारण उसके पीछे ये भी है कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पैसे की बहुत कमी का सामना किया, उनके बच्चों की मृत्यु तक हो गई, उनकी वो जेल में डाल दिए गए, उनकी वाइफ के पास बच्चों को पालने के, बच्चों का इवन क्रीमेशन करने का पैसा भी नहीं था, पड़ोसियों से सबसे उधार लेकर के, इस तरह का बहुत उन्होंने कठिन समय, उनकी वाइफ की कैंसर से मृत्यु हो गई जिसके इलाज के लिए भी कार्ल मार्क्स के पास पैसे नहीं थे। तो एक तरीके से हम जिस चीज़ से होकर के गुजरते हैं वो हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर डालती है, और इसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी बेस कर दी। ये एक तरीके से मैं आपको सिर्फ एनालिटिकल उसके फॉर्म में बता रही हूँ। आगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं की हम चर्चा कर लें बिंदुवार। सबसे पहला आंगिक एकता के बारे में वो बात करते हैं, यानी कि जो प्रकृति के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, और उनमें एक तरीके की ऑर्गेनिक यूनिटी पाई जाती है। यानी कि एक चीज़ जो है वो प्रकृति पूरी एक संपूर्णता के उसमें है, और बाकी सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गतिशीलता के बारे में बात करते हैं मार्क्स की, प्रकृति में जो भी पदार्थ पाया जाता है वो लगातार कंटिन्यूएशन में चल रहा है, वो गतिशीलता है, उसमें परिवर्तनशीलता है। यानी जितनी भी आर्थिक शक्तियां हैं, जितना भी पूरा भौतिक जगत है, वो सारा समय के क्रम में चीज़ें बदलती रहती हैं। परिमाणात्मक गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं, यानी कि जो भी प्रकृति में चेंजेस होते हैं वो सिर्फ
परिमाण यानी कि क्वांटिटी वाले ही नहीं होते, वो क्वालिटेटिव परिवर्तन भी होते हैं। क्रांतिकारी प्रक्रिया की बात करते हैं मार्क्स की, जो भी गुणात्मक परिवर्तन है उस गुणात्मक परिवर्तन होता ही तब है जब कोई एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस वहाँ पर, यानी कि क्योंकि वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो चेंज जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, वो कब हो रहा है जबकि कोई तरह का रेवोल्यूशनरी कुछ चीज़ एकदम क्वालिटेटिवली सामने बदल करके आ रही है। नकारात्मक संगारात्मक संघर्ष की बात करते हैं मार्क्स कि हर चीज़ में क्योंकि एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो जो आपस में सारा पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है, सारी जो चीज़ें आपस में बन रही हैं, वो सब चीज़ें एक सिर्फ संघर्ष के माध्यम से ही, जो आपस में विरोधी पक्ष जो हैं वो एक दूसरे का जो भी उनका टकराव हो रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसी से ही फिर आगे का जो डेवलपमेंट है उसकी दिशा निर्धारित होती है। तो इन चीज़ों के बारे में ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ये विशेषताएं बताई उन्होंने, और इसकी आलोचना हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स ने एक आध्यात्मिकता, बाकी के जितने भी आर्थिक तत्व के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो पूरा एक ह्यूमन लाइफ को, एक सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं सुचारू रूप से, उन सबको इग्नोर किया है, उन सबको अपने चिंतन में स्थान नहीं दिया। पूरी तरीके से भौतिकवादी उनका दर्शन माना जा सकता है। द्वंद्वात्मक पद्धति का जो विकास है वो वाद प्रतिवाद संवाद, ये एक तरीके से आलोचक एक पूरा इमेजिनरी थिंग उसको बोलते हैं कि ऐसा कुछ कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये इनका एक इमेजिनरी प्रोसेस दिमाग में है कार्ल मार्क्स के, और ऐसी कोई चीज़ समाज में नहीं होती। उन्होंने प्रमाण की बजाय उदाहरणों पर बल दिया, यानी कि हर चीज़ को उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, बजाय कि उसको कोई प्रमाण प्रस्तुत करके उसको थ्योरी को बिल्कुल एग्जाम्पल्स के द्वारा ही उन्होंने वो किया। प्रमाण उन्होंने उसमें इतने नहीं दिए। इनका सेकंड जो सिद्धांत है वो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का अर्थ कि इतिहास के विकास को, यानी कि प्रकृति, समाज, राष्ट्र, राज्य, इन सब के विकास को उन्होंने समझाने का प्रयास किया। क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, तो उसमें ऐतिहासिक तत्व की बजाय आर्थिक तत्व, यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में पूरा का पूरा उन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या को समझाने का प्रयास किया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।